नमस्ते स्टूडेंट्स। कोरोना गाइडलाइन के चलते हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस है उसमें मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर शैली शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज। हमने जो स्टडी स्टार्ट की है या हम बुक जो बात कर रहे हैं, मैं जो आपको बुक पढ़ा रही हूँ वो है अपनी रिसोर्स ज्योग्राफी, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी सॉइल, मृदा। अब मिट्टी जो है, क्योंकि हमारी सारी एक तरीके से बात करें, हमारा कर्म क्षेत्र है, हमारा धर्म क्षेत्र है, एक तरीके सभी कुछ इस मिट्टी पे ही, ज़मीन पर ही निर्भर करता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही हमारे लिए मुख्य और विशेष रूप से ज्ञानवर्धनीय एक विषय है जिसको हमें जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करें कि मिट्टी है क्या। अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो मिट्टी मानव का सबसे मूलभूत संसाधन है। देखिए, हमारा मकान है, सड़कें हैं, हमारी उपज है, कृषिगत है, उद्योग हैं, सब कुछ इसी पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले समस्त जीवन मिट्टी पर निर्भर करते हैं। और मानव की जितनी भी प्राथमिक आवश्यकताएं वो कौन पूरी करती है? मिट्टी। समस्त प्राणियां, चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी, सभी का भोजन किसी न किसी रूप से, या तो प्रत्यक्ष के या अप्रत्यक्ष रूप से, ये भोजन हमें मिट्टी से ही प्राप्त होता है। इसमें विलकॉक्स महोदय ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मानव सभ्यता का इतिहास मिट्टी का इतिहास है और प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा मिट्टी से ही प्रारंभ होती है। देखिए, आप कहते हैं ना मिट्टी का ये मिट्टी में मिल जाएगा, तो कहते हैं हमारा जीवन मरण कहीं ना कहीं मिट्टी से ही जुड़ा हुआ है। मिट्टी जो, या हम जिसे मृदा के नाम से जानते हैं, बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं ने, साइंटिस्ट ने इसको अलग अलग परिभाषाओं से समझाने की कोशिश की, लेकिन एक सामान्य बात करें तो मिट्टी है क्या या मृदा है क्या? कई ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों का मिश्रण है, और ये भूपर्पटी मतलब जिसके ऊपर हम रहते हैं, जिसे भूपर्पटी, क्रस्ट, धरातल, ज़मीन के नाम से हम जानते हैं, उसके सबसे ऊपर जो भुरभुरी सी परत पाई जाती है, अपने मिट्टी सभी ने उठा के देखी होगी, भुरभुरी सी परत पाई जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। इसके अलावा ये बनती किस किस कारण है, तो उसकी चर्चा हम करेंगे। तो जो मिट्टी है या मिट्टी की उत्पत्ति से पहले कुछ डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। कॉल के अनुसार अगर हम बात करें तो मिट्टी पृथ्वी की मृतक धूल को जीवन सातत्व से जोड़ती है। मतलब हमारे जीवन का एक तरीके से निचोड़ जो अगर ज्ञात करना है तो कहाँ से ज्ञात करना है? मिट्टी से। रैनर के अनुसार बात करें, पृथ्वी तल पर यदि मिट्टी नहीं होती, यहाँ जीवन कदापि संभव नहीं होता। जाहिर सी बात है, मिट्टी नहीं होगी तो उपज किस में करेंगे? पत्थर में तो पेड़ लग नहीं सकता, मिट्टी चाहिए होती है, क्योंकि किसी भी वृक्ष को या उपज को प्राप्त करने के लिए जो उपजाऊ तत्व प्राप्त होते हैं वो हमें मृदा से प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं मिट्टी की उत्पत्ति की। मिट्टी की उत्पत्ति जो होती है वो पैतृक चट्टानों, पेरेंटल रॉक्स, उच्चावच जिसे रिलीफ, आकृति और वायुमंडलीय शक्तियों के साथ साथ समय का भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो अगर हम बात करें, इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि मिट्टी की अगर बात करें तो इसको सॉइल इज़ द फंक्शन, FCTI, फंक्शन ऑफ, F के नाम से जानते हैं, ब्रैकेट में डाल देना। PR का मतलब मूलभूत चट्टान, पेरेंटल रॉक। CL का मतलब क्लाइमेट। R का मतलब रिलीफ, उच्चावच जैसे पर्वत, पठार, मैदान या ढाल। उच्चावच का मतलब सीधी सी बात है, सीधा ढाल है या घुमावदार ढाल है इस चीज़ का। रिलीफ को तो ऊंचाई नीचाई की हम इसमें विशेष रूप से बात करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका ऑर्गेनिक, OR कर सकते हो, ऑर्गेनिक मैटर या OM कर सकते हो, मतलब जैविक पदार्थ, क्योंकि मिट्टी में अगर जैविक पदार्थ नहीं होंगे तो ह्यूमस नहीं बनेगा, और ह्यूमस नहीं बनेगा तो मिट्टी में उपजाऊपन नहीं आएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5, ये 5 तत्व मिलकर मिट्टी का निर्माण करते हैं। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मिट्टी का निर्माण किन तत्वों से होता है? इन 5 तत्वों से। मूल पदार्थ, जलवायु, क्लाइमेट का मतलब जलवायु, रिलीफ का मतलब उच्चावच, ऑर्गेनिक मैटर का मतलब अपना जैविक पदार्थ, और टाइम मतलब समय। इनके द्वारा हमारी मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, और इनमें से अगर एक भी कम है तो मृदा पूरी तरह निर्मित नहीं हो पाती है। सर्वप्रथम मूल चट्टानों का अपक्षय होता है। जो मूल जड़, मतलब मान लीजिए कोई पत्थर है, उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी गर्म हो रहा है, कभी ठंडा हो रहा है, तो उसमें चटकन आ जाएंगे। आपने देखो पत्थर टूटता है,
टूट टूट के कब एक बार बहुत बड़े से मध्यम आकार का, मध्यम से छोटे आकार का, छोटे से और बारीक होता होता रेत में और रेत से मिट्टी में बदल जाता है। सर्वप्रथम मूल जो चट्टानें टूट के बनती हैं वो वायुमंडल से नमी एवं वनस्पति के अंश इसमें मिले रहते हैं और लंबे समय के पश्चात विभिन्न जो कीट पुंजें जंतु आदि के प्रयास से मिट्टी का निर्माण, भाई जो टूट फूट होगी, हम भी तो उसी धरातल के ऊपर, उसी पत्थर के ऊपर रह रहे हैं, उसमें कितनी मान लीजिए गोबर पड़ा हुआ है, अपशिष्ट पदार्थ पड़े हुए हैं, जानवर मर रहे हैं, हमारा गाड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है, तो सब चीज़ें मिलकर उसमें उपजाऊ तत्व का कहीं ना कहीं काम करते हैं। अतः मिट्टी की रचना में भौतिक, रासायनिक, जैविक और सांस्कृतिक कारकों की सभी की भूमिका होती है। मिट्टी की उर्वरता आंकने के लिए विभिन्न गुणों के आधार पर या विभिन्न भौतिक गुणों जैसे मिट्टी का गठन कैसा हुआ है, मिट्टी की संरचना क्या है, इस आधार पर हम इसका अध्ययन करें। इसके अलावा तापक्रम, भाई आप ये सोचिए तापक्रम, गर्मी और सर्दी का भी असर पड़ता है। मान लीजिए जिस समय मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया चल रही हो और ठंडक हो तो मिट्टी के अंदर ठंडक के गुण आ जाएंगे। जैसे आपकी मुल्तानी मिट्टी है ना, जब हमें नक्सीर चल जाती है या गर्मी लगती है तो माथे पे हम मुल्तानी मिट्टी लगा लेते हैं, पिंपल्स हो रखे होते हैं तो लगाते हैं। और ऐसे ही जब गर्मियों गर्म हो गए तो उसके अंदर गर्म के गुण आ जाएंगे। जैसे काली मिट्टी है, लावा जो होता है, ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उसके ठंडे होने से बनती है, तो इसका मतलब उसके गुण थोड़ा ना चले जाएंगे गर्माहट के, तो वो उसके अंदर काली मिट्टी। गहराई, उसका रंग किसके आधार पे कि उसमें क्या क्या पदार्थ मिले हुए हैं या कौन कौन से खनिज पदार्थों की मात्रा उसमें ज़्यादा है। प्रवेशिता, मतलब उसके अंदर पानी कितना प्रवेश कर सकता है, कौन सा प्रवेश नहीं कर सकता, या कितने समय तक मिट्टी अपने अंदर पानी को रोक सकती है। जो मिट्टी जितने देर तक अपने अंदर पानी को रोकने की क्षमता रखती है, मतलब वाष्पीकरण कम करने देती है, उस मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता उतनी ही कम पड़ती है। रंध्रता, आर्द्रता आदि का आगमन, इन सब का जो अध्ययन करना है वो हमें इस मिट्टी वाले चैप्टर में करना है। अब आते हैं मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, तो हम उसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है मृदा परिच्छेदिका। परिच्छेदिका मतलब मिट्टी की जो ऊपरी सतह जो हमें दिखाई दे रही है और नीचे की आधार शैल तक जो नीचे जो हमें नहीं दिखाई दे रहा, वो हिस्सा मिट्टी की उर्वरता की को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक उस मिट्टी में क्या क्या पाया जा रहा है, कौन कौन से गुण उसमें हैं, वो सब इसमें पढ़ेंगे। जो मृदा के क्षैतिज अर्थात स्तरों को दर्शाती है, ये स्तर अलग अलग रंग एवं गठन के होते हैं। मुख्य रूप से मृदा रंगों एवं गठन के आधार पर होती है। तो हम सबसे पहले बात करें ए एवं बी, इसको वानस्पतिक मृदा कहते हैं। ये डायग्राम जो है मैंने क्षैतिज बनाया हुआ है, आप चाहो इसको लंबवत, जहाँ पेड़ लगे हुए हैं इसको सीधा खड़ा समझ लीजिएगा। सी का मतलब होता है अवमृदा या उपमृदा, और डी का मतलब होता है अधः स्तर शैल। इसका मतलब जब हम ज़मीन को बहुत ज़्यादा गहराई में खोदते हैं तो आप देखते होंगे मिट्टी की बजाय उसमें पत्थर निकलने लगते हैं। तो अधः शैल का मतलब हो गया कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे मिट्टी की मात्रा कम और पत्थरों की मात्रा ज़्यादा निकले, तो वह अधः स्तर वाली बात आ जाती है। तो जो मृदा परिच्छेदिका है, अब यदि देखिए सामान्य बात करूं या इस चित्र को पहले तो हाथ से बनाया हुआ था, थोड़ा सा मैंने ग्राफिकल डाल दिया है, थोड़ा कलरफुल, जिससे आपको स्पष्ट आए कि देखिए जहां आपको ये घास दिखाई दे रही है, ये तो ऊपरी सतह जहां हम रहते हैं, उसके बाद उसकी जड़ें कहां तक जा रही हैं, कहां तक उन्हें पोषण प्राप्त हो रहा है, कहां जाके पत्थरों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेसिकली कि मृदा परिच्छेदिका होती क्या चीज़ है। तो जो मिट्टी की ऊपरी सतह होती है उससे आधारभूत चट्टान तक, मतलब नीचे गहराई तक, जो ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी हुई काट जो होती है उसे हम मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। और मृदा की क्षैतिज जो परतें होती हैं, अगर लंबवत हैं तो मृदा परिच्छेदिका के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर क्षैतिज परतें हैं तो मृदा संस्तर की बात करेंगे हम। संस्तर में देखो दो प्रकार की चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। संस्तर में होते एक तो भौतिक और रासायनिक विशेषताओं के आधार पर मृदा की पहचान की जाती है कि किस भौतिक गुण कौन सा है और रासायनिक गुण कैसा है। जैसे हम इस डायग्राम में अगर आप गौर से देखो, मैं ब्रश यूज़ कर लेती हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें ये संस्तर, इसे कहते हैं ओ संस्तर, ठीक है। क्योंकि संस्तर कह रही हूँ तो इसका मतलब क्या है, क्षैतिज, इस तरीके से मैं ऐसे अध्ययन करूँगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं परिच्छेदिका की तो मैं इस रूप में बात करूंगी, लंबवत रूप में, ठीक है। ये दोनों का अंतर समझिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, जो हमारा ओ संस्तर है, ये ऊपर ही ऊपर का, ठीक है।
इसको हम जैविक परत भी कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? जैविक परत। इसमें मतलब सीधी सीधी बात हो गई, जीव जंतुओं का योगदान बहुत रहेगा, इसलिए जैविक संस्तर कहते हैं इसे। इस जैविक संस्तरों का निर्माण पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त जैविक पदार्थों के जैसे पेड़ पौधे टूट फूट के गिर जाते हैं, जानवर मर के सड़ के वहीं मिल जाते हैं, तो वो सब प्रक्रियाएं जो होती है ओ संस्तर में। इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ परत होती है हमारे लिए। मिट्टी की सबसे उपजाऊ परत होगी, वहीं से हमें पोषक तत्व उपज के लिए प्राप्त होंगे। ठीक है। ओ के नीचे होता है हमारा, यहाँ से लेके ओ संस्तर है ये पूरा। इसके बाद होता है ए। ठीक है। ए संस्तर जो होता है वो ओ के नीचे पाया जाता है। तो इसका मतलब ए जो है ओ से जुड़ा होता है, नीचे ऊपर से, और नीचे से बी से जुड़ा होता है। फिलहाल हम ए की बात करते हैं। तो जो ए संस्तर है इसके कई उपविभाग भी होते हैं। जैसे मैं इसको 3 भागों में भी बांट सकती हूँ, A1, A2 और A3, 3 भागों में ये बांटा जा सकता है। लेकिन अगर संपूर्ण की बात करें तो जो ए संस्तर है इसकी जिस पर ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी, क्योंकि देखो ह्यूमस कैसे बना, सड़ी गली पत्ती, मरे सड़े गले जानवर, अपशिष्ट पदार्थ सब जो मिल जाते हैं उनको अपघटक, जो कीड़े होते हैं ना मिट्टी में वो लग जाते हैं, तोड़ फोड़ के उनको उपजाऊ में बदल देते हैं, ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो ओ परत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और मतलब ए को मैंने 3 में बांटा है, A1, A2, A3। तो A1 जो परत है वो ओ से टच कर रही है, और जब उससे टच करेगी तो उसमें ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक पाई जाएगी। इसे A1 उप संस्तर कहते हैं। मैंने कहा ना A1। इसके बाद जगह है कि इसमें रंग क्या होता है, गाढ़ा, क्योंकि जितनी ज़्यादा ह्यूमस जिस मिट्टी में ज़्यादा होगी मिट्टी का रंग गहरे रंग का होगा, ये ध्यान रखना। पोषक तत्व भी बहुत अच्छे मिलेंगे, इसके लिए कृषि की दृष्टि से मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। इसके बाद ए का ही दूसरा बीच में आता है A2 उप संस्तर कहते हैं, या हम A1 के नीचे वाली परत भी कह सकते हैं। तो A2 जो संस्तर है उप संस्तर, ये अपवाहन की दर अधिक होने के कारण पोषक तत्व, अपवाहन मतलब ऊपर से तत्व आते हैं लेकिन इसमें रंध्र बहुत ज़्यादा है छेद, तो नीचे इसमें रुक के नीचे वाली A3 की ओर ज़्यादा चले जाते हैं, A2 में नहीं रुक पाते हैं। तो इस वजह से जब इसमें पोषक तत्व ही नहीं रुक पाएंगे तो ये कम उपजाऊ रह जाती है। ये चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी हो गई है। अब इसमें रुक ही नहीं रहे पोषक तत्व, तो रंग कैसा हो जाएगा, हल्का। पहले वाले में A1 में क्योंकि ह्यूमस ज़्यादा थी तो इस वजह से उसका रंग डार्क हो गया, इसमें पोषक तत्व रुक नहीं रहे तो इसकी मिट्टी का रंग A2 वाली का हल्का पाया जाएगा। इसको अपवहन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा बी संस्तर। एक तरीके से हम बात करें A3 कह दीजिए या बी स्टार्ट कर दीजिए, ये बी सबसे बड़ा वाला क्षेत्र आ जाता है। बी संस्तर, इसके भी 2 भाग कह सकते हैं, B1 या B2 की बात कर सकते हैं। जो B1 है या A3 की बात करें वो दोनों जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब इसमें A के भी गुण आएंगे और B के भी गुण आएंगे। जो भी क्षेत्र 2 क्षेत्रों का संक्रमण करता है तो उसमें दोनों के गुण आ जाते हैं। तो B2 उप संस्तर में विनिक्षेपण की दर सर्वाधिक होने के कारण, विनिक्षेपण का मतलब होता है जमा होना। अब A2 में तो रुक नहीं रहा था तो नीचे B पे ही तो आएगा, B में जाके वो जमा जा रहा है, तो ज़्यादा जमा होने के कारण इसमें क्या होता है, उप संस्तर हो जाते हैं। जैसे A के A1, A2, A3 की बात की थी, ऐसे ही इसके कई संस्तर हो जाते हैं, जिसमें एक तो A1 वाला उप संस्तर हल्का और A2 वाला उप संस्तर गाढ़ा होके विनिक्षेपण मतलब दोनों के गुण छन छन के कहाँ पहुँच रहे हैं, B संस्तर में पहुँच रहे हैं, तो इसके मतलब ये भी उपजाऊ क्षेत्र हो जाएगा। A, B1 और B2 इन दोनों के बीच में एक संक्रमण संस्तर पाया जाता है। भाई संक्रमण क्यों, A के भी गुण हैं जिसमें B के भी गुण हैं, इस वजह से इसको संक्रमण संस्तर कहते हैं, क्योंकि इसमें एक साथ 2 स्तरों की विशेषताएं या 2 संस्तरों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। मिट्टी की सबसे निचली परत होती है सी परत, ये ठीक है, जहां मिट्टी की जो निर्माणकारी प्रक्रिया का आंशिक प्रभाव रह जाता है। देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा पोषक तत्व, उससे कम बीच में, और सबसे इतने नीचे जाते जाते हो सकता है कंकड़ पत्थर मिट्टी का रूप रासायनिक प्रक्रिया बदल जाए, तो यहाँ कम पोषक तत्व पहुँच पाते हैं। लेकिन वर्तमान में बात करें या पुराने समय की बात करें तो सी संस्तर बी संस्तर में परिवर्तित हो जाता है। कैसे हो जाता है, जैसे हम मिट्टी की खुदाई करते हैं ना, निराई गुड़ाई, तो उससे क्या होता है, वो संस्तर थोड़ा सा ऊपर आ जाता है और उसमें अपक्षारण अपवहन के द्वारा पोषक तत्व पहुंच जाते हैं और B2 में वो कन्वर्ट हो जाता है।
इस तरीके से इसकी भी क्या होती है, अन्य संस्तरों के परिवर्तन से इसकी मिट्टी की मोटाई में भी कई बार वृद्धि भी हो जाती है और कई बार कमी भी हो जाती है। चौथा होता है हमारा डी संस्तर, जिसमें कि सारे के सारे क्या पाए जाते हैं, पत्थर ज़्यादा पाए जाते हैं, मिट्टी उपयोगी नहीं होती और इतनी नीचाई पे जाके कार्य भी नहीं हो सकते, तो इस वजह से कृषि कार्य के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं रहती। तो हमारे कृषि कार्य के लिए उपज के हिसाब से देखें तो हमारे लिए उपयोगी कौन सी रहती है, ए, बी और सी, जिसमें ए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। अब हम इसमें अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मिट्टियों का वर्गीकरण, जो कि हम कल की वीडियो क्लासेस में पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ रहे हैं। मिट्टी किसे कहते हैं, मिट्टी से रिलेटेड परिभाषाएं आपको जो अच्छी लगे याद करने में आप वो कर लीजिएगा। इसके अलावा मृदा परिच्छेदिका कैसे बनी, मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं और मृदा संस्तर किसे कहते हैं, इसके बारे में आज हमने अध्ययन किया। कल हम मिट्टियों के वर्गीकरण, मिट्टी कितनी प्रकार की होती है, कैसी होती है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। नमस्कार।